केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर है, एसिड बेस एंड साल्ट। पिछले पार्ट में हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा है, अब साल्ट के बारे में विचार करते हैं। एक कॉमन साल्ट जिसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, सभी लोग जानते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसको रसायन की भाषा में बोलते हैं। संकेत हो, फार्मूला होगा NaCl। आप जानते हैं कि एक सेंधा नमक बोलते हैं जिसको हम लोग व्रत में नमक के, साधारण नमक के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं। ये ठीक वैसे ही निकाला जाता है जैसे जमीन के अंदर से कोयला, और कई जगह खास तौर से पाकिस्तान में कुछ स्थानों पर ये नमक पाया जाता है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में जिसको हम साधारण नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, समुद्र में पाया जाता है, समुद्री जल में पाया जाता है। अगर कभी समुद्री जल को आप पी करके देखें तो आपको लगेगा कि ये जो हम लोग भोजन करते हैं उससे भी ज्यादा नमकीन है। नमक के ऊपर जानने वाले सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी अधिक है, जितना ये आवश्यक भी है हम लोगों के लिए, स्वाद के लिए, तो सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जिसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक दो दिन अगर नमक नहीं मिलता है तो लगता है कि कोई नमकीन चीज खाने को मिल जाए। इसकी उपलब्धता कितनी है? समुद्र के जल में नमक की उपलब्धता बहुत ज्यादा है। ऐसे अनुमान के रूप में आपको बताया जाए कि अगर समुद्र के पानी में उपस्थित सारा नमक पूरी पृथ्वी पर बराबर ऊंचाई से फैला दिया जाए तो 800 फीट ऊंचा पहाड़ बन जाएगा। अर्थात शायद नमक की कभी कोई कमी पड़ने वाली नहीं। ये एक नमक है, ऐसे हजारों नमक हो सकते हैं। परिभाषा अगर हम इसकी करें नमक की, तो क्या परिभाषा करेंगे? तो नमक में एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन होता है। HCl में हमने लिखा, देखिए, पॉजिटिव और निगेटिव आयन है, लेकिन इसको साल्ट नहीं कह सकते। नमक उसको कहेंगे जिसमें पॉजिटिव आयन H+ के अलावा हो, H+ के अलावा, तो ये नमक हो जाएगा। KCl, CaCl2, MgCl2, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सब नमक होंगे, क्योंकि क्लोराइड के अतिरिक्त इसमें धातुओं के पॉजिटिव आयन है। पोटेशियम पर, सोडियम पर पॉजिटिव 1 चार्ज होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पर पॉजिटिव 2 है, एल्यूमिनियम पर पॉजिटिव 3 है। H+ आयन के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा पॉजिटिव आयन है तो उनको हम साल्ट कहेंगे। इसी प्रकार से इसमें भी एक प्लस आयन है, एक निगेटिव आयन है, लेकिन ये साल्ट नहीं कह सकते हैं, ये बेस है। OH के अतिरिक्त कोई दूसरा निगेटिव आयन होना चाहिए, जैसे सोडियम ब्रोमाइड, तो ये साल्ट होगा। H+ के अतिरिक्त पॉजिटिव आयन, OH के अतिरिक्त कोई निगेटिव आयन अगर है तो उनको हम साल्ट कहते हैं। सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट इत्यादि हजारों ऐसे साल्ट हो सकते हैं। कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इन लवणों को हम कैसे वर्गीकृत करें, क्लासिफाई करें? तो इन लवणों को हम फैमिली के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे इन सारे लवणों को एक नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? ये सभी में क्लोराइड कॉमन है, तो क्लोराइड फैमिली के लवण, जिसमें क्लोराइड निगेटिव आयन है, क्लोराइड फैमिली के लवण। इसी प्रकार से हो सकते हैं ब्रोमाइड श्रेणी के लवण, ऐसे हो सकते हैं नाइट्रेट श्रेणी के लवण इत्यादि।
यहां पर देखिए एक अलग फैमिली हो गई, इसमें ये सोडियम सभी में है, तो सभी में कॉमन पॉजिटिव आयन सोडियम है, तो सोडियम साल्ट एक फैमिली हो गई, सोडियम साल्ट। यहां पर देखिए इनमें क्या कॉमन है, सल्फेट है सभी, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट साल्ट। इस प्रकार से एक छोटा सा क्लासिफिकेशन हम लवणों के लिए कर सकते हैं। हम प्रयोगशाला में लवण को बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, तो अम्ल और क्षार आपस में एक दूसरे के गुणों को नलीफाइड कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, काउंटरएक्ट कर देते हैं, एक दूसरे के गुणों को, प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण बनते हैं। उदाहरण के लिए एक कोई उदाहरण लेते हैं अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया का। सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, क्षारक है, और HCl जो है अम्ल है। अम्लीय गुण, क्षारीय गुण एक दूसरे को ये निरस्त करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, और इनके फलस्वरूप जल और एक जो पदार्थ बन रहा है जिसको हम लवण कहते हैं, लवण बनता है। इसकी क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण क्रिया। कोई भी अम्ल हो सकता है, कोई भी क्षार हो सकता है, कोई भी यहाँ अम्ल ले सकते हैं, कोई भी क्षार ले सकते हैं, लवण के साथ पानी बनता है। जैसे कोई एक और दूसरी एग्जाम्पल ले लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल के रूप में H2SO4, एक अम्ल एक क्षार, बनने वाले पदार्थ हैं कैल्शियम सल्फेट और पानी। पानी के अतिरिक्त जो ये कैल्शियम सल्फेट है ये लवण है। परिभाषा के हिसाब से देखें तो इसमें H+ के अतिरिक्त कोई दूसरा धनात्मक आयन माने सोडियम है। यहाँ पर OH के अतिरिक्त अर्थात Cl है यहाँ पर नेगेटिव आयन, और यही बात यहाँ पर भी है। H के बजाय कैल्शियम +2, OH के बजाय सल्फेट -2 नेगेटिव आयन है, इसलिए ये साल्ट। उदासीनीकरण क्रिया में अगर कॉमन क्या होता है ये देखा जाए तो आप देखेंगे कि सोडियम प्लस दोनों हो रहे हैं, अर्थात ये रासायनिक क्रिया में बिल्कुल जैसा पहले था वैसे का वैसा अंत में बचता है। उसी प्रकार से यहाँ पर HCl में भी पानी में वियोजित होता है, ये H+Cl- के रूप में, और यहाँ पर देखिए Cl- के रूप में बाद में भी है, अर्थात विलयन में सोडियम प्लस आयन भी वैसे के वैसा रहता है और क्लोराइड आयन भी रासायनिक क्रिया में वैसा का वैसा ही बना रहता है, अर्थात क्रिया में भाग नहीं लेता है। तो क्रिया किसके बीच हो रही है? तो बचे हुए आयन हैं OH और H, अम्ल का H+ और OH का NaOH का OH, यही वास्तव में रासायनिक क्रिया में भाग ले रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं और पानी बनता है। अर्थात उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? अम्ल का H+ आयन और क्षार का OH आयन ये एक्चुअल में रासायनिक क्रिया करते हैं, पानी बनता है। H+ आयन के कारण एसिडिक गुण होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। OH के कारण इसमें बेसिक क्षारीय गुण थे, वो भी समाप्त हो जाते हैं। पानी एक उदासीन पदार्थ है। इस उदासीनीकरण क्रिया को अभी हम आपको ये एक छोटा सा प्रयोग के द्वारा दिखाते हैं कि आप देखिए अम्ल क्षार के गुणों को कैसे
निरस्त कर रहा है, समाप्त कर रहा है। ये हमारे पास बेस है NaOH। NaOH का ये विलयन है। NaOH माने क्षारक, इंग्लिश में कहते हैं बेस, पानी में सॉल्युबल है, इसको एल्कली भी बोलते हैं। ये हमारे पास इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का सॉल्यूशन, पीएच इंडिकेटर। इसको हम आप जब इसमें बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो देखिए क्या कलर होना चाहिए इसका। पीएच इंडिकेटर बता रहा है कि सॉल्यूशन बेस था, इसलिए ये ब्लू हो जाता है। ये विलयन अभी बेसिक है, पीएच इंडिकेटर बता रहा है। हम इसमें अब HCl डालते हैं और HCl डाल करके देखते हैं कि जो बेस है NaOH उसके गुण कम हो रहे हैं कि नहीं। HCl बहुत पास से देखने पर मालूम पड़ता है कि जैसे दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो यहां पर दिखलाई पिंक कलर, थोड़ा सा रेड कलर जो है दिखलाई देता है। थोड़ा और डालें। अभी भी कौन से गुण प्रभावी हैं? इंडिकेटर ब्लू है, अर्थात अभी भी सॉल्यूशन का माध्यम बेसिक है, माने कि NaOH का प्रभाव है। जब तक नीला रहेगा NaOH ज्यादा है। थोड़ा और HCl मिलाइए। ये नीला के बजाय लाल होना प्रारंभ हो रहा है। लिटमस सॉल्यूशन रेड, शेक कर दें, दोनों सॉल्यूशन मिक्स कर दें। मिक्स कर दिए, ओवरऑल ब्लू हो गया। ब्लू होने का मतलब है कि अभी भी लिटमस सॉल्यूशन बता रहा है कि इस विलयन में NaOH प्रभावी है। NaOH की मात्रा अभी भी इसमें HCl जो हमने ऐड किया है उससे ज्यादा है। थोड़ा और HCl मिलाएं। अभी भी ड्रॉप बाय ड्रॉप मिला सकते हैं। ब्लू कलर अब डिसअपियर हो रहा है, अर्थात NaOH का प्रभाव कम हो रहा है और ओवरऑल जो कलर पीएच इंडिकेटर शो कर रहा है वो है रेड, अर्थात अब HCl का इसमें प्रभाव है। NaOH का प्रभाव समाप्त हो गया, HCl की मात्रा इसमें ज्यादा हो गई, HCl के तुल्यांक ज्यादा हो गए। सॉल्यूशन ओवरऑल क्षारीय नहीं रहा, HCl की वजह से अब अम्लीय हो गया। अर्थात इस अम्ल ने जो हमने HCl ऐड किया है क्षार के गुणों को नष्ट कर दिया। क्षार का OH और हमने ऐड किया बाद में HCl माने H+ आयन। इस H+ आयन ने क्षार के OH के साथ क्रिया की, पानी बन रहा है। अब इसमें कलर फिर से रेड आ गया। रेड का मतलब है कि HCl का H आयन इसमें ज्यादा है। तो इस प्रकार से अम्ल क्षार को एक दूसरे को उदासीन कर रहे हैं। अभी इसमें अम्ल का प्रभाव है। आप देखिए अम्ल के प्रभाव को हम फिर दोबारा NaOH, अभी इसमें H+ आयन का प्रभाव है। अब हम फिर से इसमें OH आयन डाल लें। आप एक बार फिर इसको देख सकते हैं। अम्ल का प्रभाव कम होगा और क्षार हमने ऐड किया। अब इसमें OH आयन का प्रभाव ज्यादा, OH आयन ज्यादा है। तो आप इससे क्लियरली समझ गए होंगे कि अम्ल के H+ आयन और OH के, क्षार के OH आयन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। HCl फिर से ऐड कर रहे हैं, फिर से रेड हो गया ये। तो इस प्रकार से पीएच इंडिकेटर की सहायता से हम ये देख रहे हैं कि कैसे अम्ल क्षार के गुणों को नष्ट करता है। इसको उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के लवण बनाए जा सकते हैं। हमने एक लवण यहाँ पर NaCl बनते हुए इस प्रयोग में देखा है। इसी तरह से NaOH की जगह पर कोई सा भी क्षार हो सकता है और HCl के स्थान पर कोई सा भी
अम्ल हो सकता है। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रियाओं को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। इसके बाद जैसा कि अभी बताया आपको, अम्ल और क्षार एक दूसरे के गुणों को नष्ट करते हैं और विलयन उदासीन हो जाता है। उदासीन तब होगा जब अम्ल की क्वांटिटी और क्षार की क्वांटिटी एक दूसरे को पूरी तौर से उदासीन करे। लेकिन जैसे ही अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी तो विलयन अम्लीय हो जाता है, जैसे ही क्षार की मात्रा ज्यादा होगी विलयन क्षारीय हो जाता है। लवणों में नमक का बड़ा महत्व है। सोडियम क्लोराइड बहुत सारे अन्य केमिकल्स के प्रोडक्शन के लिए एक रॉ मटेरियल के रूप में इसकी आवश्यकता पड़ती है। यहां पर हम सबसे पहले नमक की सहायता से कास्टिक सोडा NaOH कैसे बनाएंगे उसका एक मेथड। सोडियम क्लोराइड जो है बहुत सारे केमिकल बनाने के काम आता है। ये तो पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसके लिए प्लांट बनाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई मेथड या प्रोसेस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। केवल समुद्र के जल से इसको कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए उस मेथड की आवश्यकता पड़ती है। गुजरात सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्र में ये सोडियम क्लोराइड समुद्र के जल से एकत्र किया जाता है पानी को एवोपरेट करके। अब हम प्रारंभ करते हैं सोडियम क्लोराइड से। सबसे पहले हम किस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन करके सोडियम क्लोराइड का ये जलीय घोल लेकर के, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, जल में सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोराइड आयनों में वियोजित हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। और जब हम करंट पास करते हैं तो करंट पास करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्लोरीन और हाइड्रोजन दो गैसें भी बनती हैं। जैसे ये एक सिंपल डायग्राम, लीनियर डायग्राम रेखा चित्र बनाया गया है इस रासायनिक क्रिया को समझाने के लिए। तो एक ओर से ब्राइन, जिसको हम नमक का घोल कहते हैं, ये इसमें भेजा जा रहा है। एक ये बड़ा सा टैंक है जिसको दो भागों में बांटा गया है। दोनों भागों में एक एक इलेक्ट्रोड लगाया गया है। इसमें ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होने से जब करंट पास की जाती है इलेक्ट्रिसिटी सोर्स की सहायता से, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर क्लोराइड माइनस Cl माइनस वो इस पर आकर एकत्र होता है। डायफ्राम, ये जो पार्टीशन है ये पोरस होता है। आयन आराम से एक कंटेनर पार्ट से दूसरे पार्ट में आसानी से जा सकते हैं। तो इस ओर Cl माइनस और दूसरी ओर इस इलेक्ट्रोड पर Na प्लस जा करके जाते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। इसके चारों ओर Cl माइनस आता है जो कि क्लोरीन गैस में बदल जाता है। ये गैस ऊपर उठती है और आउटलेट बाहर निकलने के मार्ग से ये बाहर निकलती है। दूसरी ओर सोडियम आयन इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड वाले चैम्बर में आता है और यहाँ सोडियम एज सच बना रहता है, लेकिन सोडियम के स्थान पर H प्लस आयन यहाँ पर उसका रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। कुल मिलाकर के सोडियम क्लोराइड के सहायता से क्लोरीन और हाइड्रोजन ये दो गैसें प्राप्त होती हैं और सोडियम क्लोराइड यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड में धीरे धीरे बदलता जाता है। और इस आउटलेट के सहारे जो हमें ब्राइन प्राप्त होता है, इसमें कास्टिक सोडा NaOH भी उपस्थित होता है। तो यहाँ पर तीन यौगिक मिल रहे हैं, NaOH, H2, Cl2 और तीनों का उपयोग है। जैसे कि हाइड्रोजन का हम प्रयोग कर सकते हैं फ्यूल गैस के रूप में। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की क्रिया करा करके अमोनिया गैस बनाई जाती है। अमोनिया भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण यौगिक है, क्योंकि यूरिया और दूसरे प्रकार के फर्टिलाइजर में इस अमोनिया का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में भी इस हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। वेजिटेबल घी बनाने वाले प्लांट्स में इसका प्रयोग होता है।
इस क्लोरीन का भी बहुत बड़े बड़े प्लांट्स में इसका उपयोग होता है, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। क्लोरीन जो है ऑक्सीकारक होता है, ये बहुत सारे जो इम्प्योरिटीज है उसको नष्ट कर देता है, जर्म्स को मार देता है। इसलिए पानी का ट्रीटमेंट करते हैं जर्म्स को मारने के लिए, तो इस क्लोरीन को पास किया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल भी बनाने में क्लोरीन का प्रयोग होता है, जैसे कि पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो ये क्लोरीन का उपयोग है डिसइंफेक्टेंट माने कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और जो तीसरा पदार्थ है कास्टिक सोडा, NaOH का भी कई क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि डीग्रीसिंग। कोई ऑयली मटेरियल अगर किसी मेटल के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर लगा है, उसको हटाने के लिए, ग्रीसी मटेरियल को हटाने के लिए, चिपचिपे पदार्थ को हटाने के लिए उसमें हम कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। कास्टिक सोडा से उसको धो देते हैं। कास्टिक सोडा का प्रयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है। उसका ये एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, एक अवयव है। सोप बनाने वाले प्लांट्स में NaOH कास्टिक सोडा का प्रयोग भी किया जाता है। डिटर्जेंट बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, और पेपर जहां पर प्रोड्यूस किया जाता है, पेपर मेकिंग में भी कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है। तो NaCl जो हमको प्रकृति में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, उससे हम बहुत सारे पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे एक दूसरा यौगिक आपको बताएंगे, ब्लीचिंग पाउडर, उसको कैसे प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के अन्य लवणों में एक ब्लीचिंग पाउडर है। इसका फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोरो क्लोराइड। इसको CaOCl2 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये विरंजक चूर्ण कहलाता है, ब्लीचिंग पाउडर। और किस तरह से इसको बना सकते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिला दीजिए, बुझा हुआ चूना बनता है। तो उसका पाउडर, उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, धीरे धीरे क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करती है और ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ये ब्लीचिंग पाउडर है, जैसा कि नाम है इसका, ब्लीच करता है। बहुत सारी जगह पर इसका इस्तेमाल होता है, जैसे पेपर इंडस्ट्री है, पल्प को डिकलराइज करने के लिए, रंग उड़ाने के लिए। इसी प्रकार से क्लॉथ इंडस्ट्री में भी रंग उड़ाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है लैब प्रोसेस में। ये जीवाणुनाशक भी है, इसलिए इसमें पेयजल को पीने योग्य, पानी को पीने योग्य बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। सफेद रंग का यह ठोस पदार्थ होता है। इसके पश्चात अब हम कुछ और दूसरे लवणों के बारे में परिचय करते हैं। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट भी काफी महत्वपूर्ण साल्ट है। इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जैसा कि शब्द बेकिंग का प्रयोग किया जा रहा है। ब्रेड इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड, नमक का घोल जिसको ब्राइन भी कहते हैं, उसमें अमोनिया प्रवाहित की जाती है। अमोनिया गैस प्रवाहित करने से अमोनिया उसमें शोषित हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और इस प्रकार से इस पूरे विलयन को, जिसमें अमोनिया डिसॉल्व हो चुकी है, अमोनिकल ब्राइन कह सकते हैं। अमोनिकल ब्राइन कह सकते हैं। अमोनिया को सैचुरेट होने तक उसमें प्रवाहित किया जाता है।
जहां पर भी बेकिंग सोडा बनाने का प्लांट होता है। इसके पश्चात अमोनिकल ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दो पदार्थ बनते हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम क्लोराइड ज्यादा सॉल्युबल रहता है, घुला रहता है ये विलयन में, और ये सॉल्युबिलिटी इसकी कम है और इसलिए इसके क्रिस्टल आसानी से बनते हैं। इसके क्रिस्टल्स को छान करके अलग कर लिया जाता है। ये एक मेथड होता है। कॉमर्शियल स्केल पर सोडियम बाइकार्बोनेट को इस प्रकार से बनाया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद क्रिस्टलाइन पदार्थ होता है। जैसा कि इसमें फार्मूला में दिखलाई दे रहा है कि NaHCO3, तो ये ध्यान रखने की बात है कि इसमें H लिखा है तो ये H प्लस आयन के रूप में इसके विलयन में रिलीज नहीं होता है। H प्लस रिलीज होता तो ये अम्लीय होता, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट का जो गुण है उसका विलयन क्षारीय गुणों को शो करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म करने पर अपघटित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे निकलती है और सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडा बनता है। एक महत्वपूर्ण यौगिक और आया, सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट को हम वाशिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट दो रूपों में रहता है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक बिना क्रिस्टलाइन फॉर्म में, यानी कि अक्रिस्टलीय रूप में। वाशिंग सोडा वाशिंग सोडा का जो एक्चुअल फॉर्म है Na2CO3 10H2O है। इसमें ये जो 10H2O है, सोडियम कार्बोनेट के अणु की संरचना में 10 अणु पानी के जुड़े हुए, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म कहलाता है, इसी को वाशिंग सोडा कहते हैं। अगर इस क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया जाए तो ये 10 वाटर मॉलिक्यूल उससे निकल जाते हैं और ये बिना क्रिस्टलाइन वाटर के केवल Na2CO3 बचता है, जिसको हम कहेंगे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ये क्रिस्टलीय फॉर्म में नहीं रहता है, अक्रिस्टलीय रूप में रहता है। और सोडियम कार्बोनेट जब इसके साथ 10H2O वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, इसी को जनरली वाशिंग सोडा कहा जाता है। जैसा कि नाम से परिलक्षित होता है, ये साबुन बनाने में, साबुन का आप जानते हैं प्रयोग जो है कपड़े धोने और सफाई करने में किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वॉशिंग मटेरियल है। वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट इत्यादि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और लवणों में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कैल्शियम के एक साल्ट के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम को लेते हैं। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये जिप्सम है
काफी कठोर पदार्थ है और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इससे मिलता जुलता पदार्थ है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। ये हेमी हाइड्रेटेड फॉर्म है। जब कभी हड्डी ब्रेक हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस समय हड्डी को सेट करके उसको स्थिर बनाए रखने के लिए कपड़े में प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में भिगो करके उसमें पट्टी को सोख करके और फिर उसको लपेट करके ये उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। थोड़ी देर के बाद ये काफी हार्ड हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है हेमी हाइड्रेटेड। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि बहुत ही स्लिपरी मटेरियल है, लेकिन पानी के कांटेक्ट में आकर के ये जिप्सम में बदल जाता है। कैल्शियम सल्फेट ये जिप्सम है। इसको अगर गर्म करें 373 केल्विन माने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड माने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। (373) केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये परिवर्तित हो जाता है, जिसका कि फ्रैक्चर आदि के समय ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। ये स्लिपरी मटेरियल है, लेकिन पानी को फिर से एब्जॉर्ब करके ये जिप्सम में बदल जाता है। अगर इसको पानी फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी को एब्जॉर्ब करके अपने आप फिर से जिप्सम में बदल जाता है। ये बहुत हार्ड मटेरियल है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जिप्सम एक प्रकार से ये मिनरल है, पृथ्वी पर पाया जाता है। उसी से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ट्रीटमेंट में